नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पिछले 3 हफ्तों में घटित हुआ है देश में, हम उस पर बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम जो भी मानसून सेशन गया, जो 13 अगस्त को खत्म हुआ है, उस पर। दूसरी बात रहेगी जो अपकमिंग चुनाव आने वाले हैं, 2027 की शुरुआत हो गई। लोगों को लगता है कि अभी 2026 का अगस्त चल रहा है, 2027 चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो चुनाव हैं वो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्यों में हैं, जिसमें एक आता है आपका हिमाचल प्रदेश, जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, दूसरा पंजाब जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, और तीसरा यूपी जो कि बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ इस देश का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य भी है और सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर पर, और जब भी झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर, और जो उस पर डिस्क्रिपेंसीज दिख रही हैं, चाहे वो मीडिया जैसे उसको कवर कर रहा है वो रहे, जैसा उन प्रोटेस्ट को हैंडल किया गया है प्रशासन के द्वारा वो रहे, और जो दोगलापन दिखता है अलग अलग चीज़ों के बारे में वो रहे। देखिए, सारी बातें अपने अपने टाइम पे सही रहती हैं, लेकिन जो चीज़ सीधी है उसको सीधे से तरीके से बोलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अब बात शुरू करेंगे हम। इन सारी बातों को शुरू करने से पहले आप सभी को चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने का, और 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं हमारा जो मानसून सेशन रहा है उसके बारे में। मानसून सेशन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को, और खासकर जो उम्मीदें थी वो थी 2 बिल्स के कारण, जिसमें पहला था आपका परिसीमन के बारे में, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ सीट्स पार्लियामेंट में बढ़ाई जानी है उसके बारे में। ठीक है। और दूसरा था आपका FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। ये पहले पास हो चुका है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स होनी थी। ठीक है। तो उसको लेकर था। अब ये दोनों एक्ट पास नहीं हो पाए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। इस जो सेशन था उसको चलने में बहुत ज़्यादा रुकावट पेश की गई हमारे विपक्ष द्वारा, और कब हमें विपक्ष वालों से ये तो पूछना बनता है कि जी इतना पैसा लगता है इस संसद को चलने में, आप वहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर सकते हैं, संसद जो अंदर चलती है उसके वेल में उतर के पोस्टर प्लकार्ड्स दिखा सकते हैं, आप बाहर वहाँ पे हिंदू धर्म का एकदम क्या कहते हैं उसे नीचा दिखाने के लिए पप्पू यादव ने जो किया, समाजवादी पार्टी ने जो किया, वहाँ पे राहुल गांधी मौजूद थे, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप सही से डिस्कशन नहीं कर सकते। कभी ये प्रोटेस्ट सीजेपी द्वारा रचित प्रोटेस्ट को लेके राहुल गांधी मांग रहे हैं कि ये आप सीधा अमित शाह को लाइए, वो जवाब देंगे, और जो झारखंड में उस पर आप जवाब देंगे, फिर तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। जो केरला में आप बच्चों के साथ हो रहा है उस पर आप जवाब देंगे, फिर पंजाब में जो हुआ है उस पर आप जवाब देंगे। मतलब जहाँ पे आपको पता है कि भाजपा सरकार है वहां पे तो आप सब कुछ बोल रहे हैं, जहाँ पे आपकी सरकार है वहां पे जो आपने किया है, जो कि जो जंतर मंतर से 100 गुना बुरा आपने हाल कर रखा है हमारे बच्चों का, उस पर आप जवाब देंगे। लेकिन वही वाली बात है, संसद है, चलने नहीं देना चाहे कुछ भी हो जाए। पर फिर भी क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष तो हमारा ऐसा हो रखा है कि वो किसी भी चीज पे समन्वय नहीं बना सकता गवर्नमेंट के साथ, और चाहे बात छोटी से छोटी चीज को बदलने की, चाहे बड़े से बड़े को, उनको दिक्कत और दर्द रहता ही है। वो सरकार के साथ किसी भी चीज पे समन्वय बना के कोई भी एक बिल पास नहीं होने देना चाहे। तो ये बताता है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है सरकार से प्रश्न पूछने की, उनको अलग अलग चीजों के लिए विवश करने की, जी ये बिल्स और लाए जाए, जिसे कहते हैं देश के और उस देश के समुदाय के सिक्योरिटी के लिहाज से, ऐसा कुछ नहीं, बस चिल्लम चिल्ली। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि पूरा से पूरा सेशन वाइप आउट हो। पहले शुरुआत में 2-4 दिन करते थे, फिर बाद में नॉर्मल सेशन चलता था, लेकिन अब की बार इन्होंने आउट ऑफ द सिलेबस एक तरीके से पूरा गेम खेला, और पूरा सेशन ही जो था 1 महीने को बाधित रखा। अब ये सारा होते होते सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इस बार दोनों सदनों में कोई काम नहीं, इस बार दोनों सदनों में काम हुआ, और टोटल मिला के 12 बिल्स
पास हुए, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वहाँ पे कार्य करते हैं लोग, वहाँ पे इस तरीके से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें नवीनीकरण, मोर सिक्योरिटी टू द पर्सन्स वर्किंग देयर, और उनका जो हेल्थ और जो उनका वेजेस और सब कुछ मिला के जो भी मतलब स्ट्रक्चर है एक माइंड प्रॉपर प्रोसेस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, उसका नवीनीकरण और उसमें जो लोगों के लिए सुविधा लाई जा सकती है और एनवायरनमेंट पे जो पोल्यूशन लोड होता है उसको कम करने के हिसाब से बहुत सारा काम इस पूरे बिल में है, ये पास हुआ। इसके अलावा हमारा वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, उसको प्रॉपर तरीके से जो पूरा उसका एक्चुअल स्वरूप है उसमें उसको मान्यता दी गई कि जो उसका एक्चुअल स्वरूप है वही पूरे देश में लागू होगा। इसमें केरला में की जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, उसने कहा कि वो वहाँ लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि जो चीज़ संसद से पारित होकर पास हो रही है वो आपको लागू करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल की क्लियरेंस थी। अब देखिए बात यह है, आप लोगों को बहुत सारे सोचने में और सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, देश के 3 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन नाम पे तो भारत रह गया बचा कुचा जो था। उसके अलावा कॉन्क्लेव्स बन के रह गए नेपाल साइड पे भी, बांग्लादेश साइड पे भी, मतलब ईस्ट पाकिस्तान पे 1971 की वॉर हुई, उसके बाद भी वो कॉन्क्लेव्स का समाधान नहीं हुआ। वेस्ट पाकिस्तान से लड़ाई चलती ही रही। उसके बाद जब देश धर्म के आधार पर टूट गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अपीजमेंट के लिए जो नेशनल सॉन्ग बना उसके अंदर माँ दुर्गा का जो व्याख्यान था उसको हटा करके उसको भी सेकुलराइज कर दिया गया था। तब जो एक्चुअल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो अपने पूर्ण और बगैर किसी अडल्ट्रेटेड और बगैर सेकुलराइज्ड जो उसको चेंजेस किए गए थे उसको हटा करके जो उसका एक्चुअल स्वरूप है उसमें पूरे देश में लागू किया गया है। ये बहुत हर्ष की बात होनी चाहिए, और ये बात होनी चाहिए उन बेड़ियों समझने की कि हमने वो बेड़ियां तोड़ी हैं जो एक सेकुलराइज स्ट्रक्चर, एक अनफेयर मीन्स की मांग और आपकी जी हजूरी की राजनीति, जो पहले हमारा एक बैगेज था जो हम लिए चल रहे थे, उससे हम आगे बढ़े हैं। ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपसे साझा कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो जो बिल पास हुए उसमें मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, आप उनके बारे में आगे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ। ये पेपर लीक को लेकर जो सारा का सारा प्रोटेस्ट था उसके अंदर रहा है, उसके अंदर कड़े प्रावधान लाए गए हैं ताकि पेपर लीक्स को रोका जा सके, मोर एंड मोर डिजिटाइजेशन करी जा सके, और आगे आने वाले जितने भी पेपर है और एग्जाम्स है वो फेयर है, ताकि बच्चों का जो टाइम और भविष्य का जो हानि हुई है और जो पिछले टाइम पे होती आई है तो उसमें कमी लाई जा सके। 100% रुक जाएगा इसकी गारंटी अभी कोई भी नहीं देता, लेकिन हाँ पहले से भी बहुत कम हुआ है पहले पेपर लीक होना, अगर आप पुराने प्रॉपर स्टैट्स उठा के देखें, लेकिन उससे भी अब और कम हो ये देखा जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। इसमें वंदे मातरम जो मैंने आपसे बात करी उसके चेंजेस किया गया है और उसको एक लिस्ट में रखा गया जिसका आप उसको अपमानित नहीं कर सकते, ऐसे अशोक चक्र और ऐसे कई सारी चीजें इसको आप अपमानित नहीं कर सकते, इस पे इस श्रेणी में इसको लाया गया और ये अच्छा बहुत अच्छा फैसला है। इसके बाद आपका आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ताकि ये इंश्योर हो सके कि कौन किसकी डेथ हो गई है, किसका अभी बर्थ हुआ है। फर्जी जो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, फर्जी जो डेथ सर्टिफिकेट बन जाते हैं, या डेथ सर्टिफिकेट जो बनते ही नहीं और उनके नाम पे जो वोट करता है, जैसा कि हमने SIR के टाइम पे देखा था, उसके लिए ये बिल लाया गया। केरला का नाम बदल के केरलम किया गया, ये भी एक इसमें बिल था। तो ये मेजर बिल्स थे। बाकी मैंने आपसे जैसे आपको बताया कि आपका सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर ऑफ जजेस बढ़े हैं उसके लिए एक बिल लाया गया। ओके, बस मिला के टोटल 12 अलग अलग टाइप के बिल्स इस पूरे उसमें पारित हुए हैं।
लेकिन FCRA के अंदर जो चेंजेस वाला था वो पारित नहीं हुआ, और जो आपका डिलिमिटेशन वाला बिल था वो पारित नहीं हुआ। अब ये बात जाननी चाहिए कि क्यों पारित हुए या नहीं हुए। जो डिलिमिटेशन वाला बिल है उसमें आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों सदनों में, उसके बाद ही वो क्लियरेंस के लिए जाता है। लेकिन अगर इसमें पेच ये है, अगर ये बिल जो है ये क्लियर हो जाता है तो अगर आने वाले 30 साल की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी, और जो विपक्ष है वो इस पे थोड़ा सा हिचकिचाता भी है, और उनका हिचकिचाना बनता है क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाजपा जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रही है उसमें इनको रोक पाना भी उनके लिए नामुमकिन सा है, क्योंकि इलेक्टोरली वो चुन के नहीं आ सकते। लेकिन ये कि अगर 2/3 मेजोरिटी उनके पास आ जाए, जो कि एक तरीके से आई है, लेकिन अभी भी, क्योंकि मेरे को ये बात पूरी तरीके से क्लियर है, अमित शाह को ये बात पता थी कि मेरे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बिल अभी पारित नहीं किया। जिस दिन उनको लगेगा कि मेरे पास 2/3 मेजोरिटी है उस दिन ये बिल पारित होगा, और उसके अंदर आपने देखने वाली बात यह होगी कि DMK, शिरोमणि अकाली दल, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो, शरद पवार की NCP है वो, आपकी कांग्रेस के भी लोग, उसके अलावा TMC के जो पुराने सांसद है वो, ये सब लोग बीजेपी के फेवर में वोट करेंगे। ये लोगों को समझ नहीं आता लेकिन ये होगा। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के लोग भी बीजेपी की तरफ में वोट करेंगे या फिर वो वॉकआउट करेंगे। तो ये बीच बीच में मोदी जी ने ये कहा भी है कि अखिलेश यादव जी तो हमारे दोस्त और हमारे बीच बीच में काम भी आते हैं। पॉलिटिक्स बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन बहुत बिल्कुल क्लियर बात भी है। इसके अलावा आगे चल के जो सेकंड बात है वो है FCRA के अंदर दिक्कत ये है, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे पेश किया गया है कि FCRA के अंदर अब जो है वो अकाउंटेबिलिटी को और क्लियर और फेयर वे में लाने की कोशिश की गई है। FCRA के अंदर बात यही भी आती है कि अगर आप FCRA को लें तो उसके अंदर जो मेन चीज जो बदली जा रही है वो ये है कि अगर आपके पास डिस्क्रिपेंसीज पाई गई तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ले ली जाएगी। और FCRA के जो ये पूरे का पूरा फ्रेमवर्क अभी जो आ रहा है वो उससे जो सबसे ज्यादा नाखुश कहें या उससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते जो लोग देख रहे हैं वो है कैथोलिक चर्च या जो भी अलग 3-4 चर्चेज हैं उन के लोग। देखिए उनकी भी तो प्रॉपर्टीज हैं। FCRA का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो इन चर्चेज और NGOs को होता है। अगर ये बिल आ जाते हैं और वो अभी से आगे चले तो ठीक है, लेकिन जो पहले की डिस्क्रिपेंसीज और उनको लेके अगर प्रॉपर्टीज पे क्लियरेंसेज नहीं आई या उनका कब्जा सरकार ने लिया अपने अंडर, तो उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इन्हीं चर्चेस को। अब इन चर्चेस को दिक्कत आती है तो हमें समझने की बात है कौन कौन से एरियाज या कौन कौन से राज्य इन पे फंसते हैं। जो सबसे पहले फंसते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, चाहे मिजोरम ले लीजिए, मणिपुर ले लीजिए, नागालैंड ले लीजिए, ठीक है, त्रिपुरा के कुछ पार्ट्स ले लीजिए, सिक्किम के कुछ पार्ट्स ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट ले लीजिए। इस सारे एरियाज के अंदर चर्च का अपना एक डोमिनेंस भी है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी उस तरीके से है, तो वहाँ पे जो NGO और जो चर्चेज चल रहे हैं उनके ऊपर ये एक तरीके से टारगेट आता है, तो इसलिए उनकी तरफ से डेलीगेशन मिलने भी गई थी अमित शाह से। और बात यह है कि वहाँ पे जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज हैं जो NDA के समर्थक हैं, उनकी तरफ से भी ये रहा है कि FCRA को आप सीधा सदन में ना ला के उसको आप पास कराइए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के थ्रू। ये पास हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि सीधा ना लाके उस तरफ लाया गया। अगर JPC के थ्रू ना लाके ये पहले लाते तो जो परिसीमन या फिर क्या कहते हैं डिलिमिटेशन वाला जो बिल आना है उस पर जो बाकी पार्टीज थी वो इनका सपोर्ट उतनी तरीके से नहीं कर पाती। और अमित शाह का ये भी डाउट था कि अगर हम ये बिल लेके आए और उस पर 2/3 मेजोरिटी नहीं बने जैसे एक बार पहले हो चुका है तो बात बिगड़ जाती है। ये बिल आने थे, लेकिन आज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो अपोजिशन है वो एकदम फुल ऑन, मतलब 1 महीना सिर्फ उन्होंने धरना प्रदर्शन
चिल्लम चिल्ली पूरे सदन के सारे कार्यक्रमों को बाधित ही रखा है। अब ये बिल नहीं आए, अब लोग कह रहे हैं अब क्या होगा। जी अब ये होगा कि अमित शाह इन बिल्स को लेके आएंगे, लेकिन पहले आपका FCRA पारित होके क्लियर होगा JPC के थ्रू, और उसके बाद कुछ और पार्टीज छिन्न भिन्न होती दिखाई देंगी, और फिर 2/3 मेजोरिटी होते ही डिलिमिटेशन भी पास होगा। ये पास होना जरूरी भी है क्योंकि एक एक MP के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन लोड है। जो आपका विभाजन है पावर का और जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी है वो बहुत जरूरी है। डिलिमिटेशन ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ या आगे नहीं होना, ये होना है और ये होना बहुत जरूरी है। जो सेशन था उसको हम प्रॉपर तरीके से वॉश आउट या वेस्ट नहीं कह सकते, पर जो काम हमें तो सबसे बड़े 2 चाहिए थे वो नहीं आए, उसके लिए इट्स स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग, बट मेजर वर्क हैज हैपेंड, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इससे बात चलती है आगे, तो हम पहले बात करेंगे जो आंदोलनजीवी का जो कार्यक्रम और जो सामने सामने चीजें हैं उस पर। एक प्रदर्शन नीट को लेके जंतर मंतर पे दिल्ली में हुआ, एक प्रदर्शन JPC सॉरी JSS झारखंड के अंदर जो उनके पब्लिक सर्विसेज का है JPSC, उसको लेकर के हुआ। तो हमारे यहाँ पे जो हुआ उसके अंदर आपने फुल मीडिया कवरेज, प्रॉपर मार्च, पुलिस से हाथापाई, मतलब एक आगजनी होना रह गया था, बाकी सब कुछ। उसके ऊपर CJP का सारा ड्रामा। सेम चीज अगर आप झारखंड में, तो दोज किड्स और दोज पीपल जो वहां पे हैं उनकी मांगे बिल्कुल जेन्युइन है। एक सूखी रोटी और चने पे जिंदा है वहां पे, वहां कोई वो नहीं बट रहा है। वहां गई थी ये नेहा बोरा और CJP वाले और ये सब, इनको उनकी औकात दिखा करके और शाही से इनका स्वागत करके इनको भेज दिया गया वहां से। वहां पे जो बच्चे हैं उन्होंने कोई ऐसे मार्चेस वगैरह या कोई अपना लॉ हाथ में नहीं लिया, कोई ऑर्डर की उसकी डिस्क्रिपेंसी नहीं करी। उसके बाद भी जो वायर फेंसिंग बॉर्डर पे होती है वो फेंसिंग लगाई गई इनको कंटेन करने के लिए। बार बार लाठीचार्ज हुआ, 2 बार से 3 बारी। रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया गया, फिर सुबह फिर लाठीचार्ज किया गया। वहां पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, वहां पे किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे इनको जवाब चाहिए। अब दिल्ली के दंगों के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। 2873 लोग चिन्हित हुए हैं जिनका बैकग्राउंड शंका में है। उसमें से 1000 लोग शॉर्टलिस्ट वो हुए हैं जिनके खिलाफ मीडियम टू सीवियर केसेस हैं। और मीडियम टू सीवियर केसेस में क्या क्या आता है? अटेम्प्ट टू मर्डर, मोलेस्टेशन, एक्सटॉर्शन, ये सारा। इस जंतर मंतर पे जो CJP के चुनाव के लिए आए थे जिन्होंने पत्थरबाजी करी, उसमें वो नाम निकले हैं फुरकान, यूपी का छठा हुआ बदमाश गैंगस्टर, उसको यूपी के अंदर पहुंचा दिया गया उसके मुकाम तक। इसी बीच अतीक अहमद का जो बेटा था वो भी पुलिस से भागने के चक्कर में उसका भी एक्सीडेंट हुआ, मिला, और वो भी खत्म हो गया। वो लोग कहेंगे कि गाड़ी पलट गई, वो कुछ भी पलट गया हो, जो गैंगस्टर या जो टेररिस्ट पे वो हरकत करेगा उसका मामला क्लियर है कि उसके साथ होना क्या है, और उसके साथ वही हुआ है जो योगी जी के राज में होता है। अगर आपके इस प्रोटेस्ट की जो आप कह रहे हैं हमारे पास 5000 से 10,000 लोग थे, उसमें अगर 2877 लोग 2873 लोग वो हैं जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, उसमें भी आपका आम आदमी पार्टी,
समाजवादी पार्टी, फिर चंद्रशेखर जी की पार्टी से लाए गए उनके समर्थक हैं। तो भैया ये आपका प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक तो था नहीं, और इसके खिलाफ अब जब कार्रवाई और सब चेक हो रहा है तब आप भागे भागे फिर रहे हैं। सीजेपी जिन लोगों ने बनाई थी वही टूट गए। मिस्टर विजेता दैया भार, ओके टाटा बाय बाय हो गया। जबकि साहब टाइफाइड बता के महाराष्ट्र निकल गए, वहां कोक पी रहे हैं। भाई मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये और कितना बड़ा एक तरीके से क्या कहें इसे, एक तरह से कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि अगर आपको एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको टाइफाइड है और आपको दिक्कत है, एंटेरिक फीवर है, और आप दूसरी तरफ आपको अपना कोक पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ये बंदा वहां अपने अलग लोक अदालत लगा रहा है। बहुत सही। चलिए आप लोग कहेंगे कि जी ये तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, आप कितनी नंबर ऑफ एफआईआर फाइल हो जाए, ये हो जाए, ये मैनिपुलेटिव हो सकता है। ठीक है, आम आदमी की सरकार जो है वो पंजाब में है। पंजाब में अमृतसर रीजन के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, कमिश्नर भुल्लर, उनका एक क्लियर वो आता है स्टैंड कि हमने इतने लोग हमारे ऑपरेशन हुआ उसमें हमारे को ये लोग मिले जो कि आईएसआई लिंक्ड हैं, और ये हैंडलर्स की तरह काम करना चाह रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, और वहां पर ये सप्लाई करने वाले थे मोलोटोव कॉकटेल यानी कि पेट्रोल बम और बाकी चीजें जिनसे कि चीजों में दिक्कतें आए। एक टाइम पे उन्होंने ये क्लियरेंस और खुलासा किया है ऑन लाइव टीवी, और फिर उसको उनके बाद उनको वहां से उनका तबादला कर दिया गया है। एंड ही इज अ रेप्यूटेड आईपीएस ऑफिसर, थर्ड जनरेशन आईपीएस ऑफिसर, वन ऑफ द रिचेस्ट आईपीएस ऑफिसर, और एनी टाइप ऑफ ऑफिसर्स की जब इंडिया में बात करते हैं, ही इज द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफिसर्स टू होल्ड ऑफिस। ये हर सरकार में अपना काम सही से चलाते आए हैं। तो ऐसा क्या हो गया जब इन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि जो ये प्रोटेस्ट हुए हैं इसके अंदर आईएसआई लिंक्ड है और ये स्टेट मैटर नहीं है, ये नेशनल लेवल की दिक्कत है। ये होते के साथ ही उस बंदे को जो कल तक आपका एकदम स्टार स्टडेड ब्लू बॉय है, आप जिनको एकदम आगे रखते हैं, उनको आपने एकदम से बदल दिया। तो भगवंत मान जी और केजरीवाल जी जरा इस पे बोलें कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है और एक तरफ आप जो ये विंग है सीजेपी, इसके जो प्रोटेस्ट है उसमें हिस्ट्री शेटर्स और कन्वेक्ट्स, अब आईएसआई सब लोग मिल रहे हैं। तो आप बताएं। इसके अलावा मिस्टर केजरीवाल अपने मुंह से ये पहले ही बता चुके हैं कि उन्होंने जो फाउंडेशन है आउट ऑफ इंडिया की, उनसे उन्होंने जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन हो चाहे और कोई फाउंडेशन, उनसे उन्होंने रेगुलर टाइम पे डोनेशंस ली हैं। तो ये बात क्लियर होती है। उसके बाद बात आती है कि विजेता दैया भार और अजय देव के घर पे। उसके बाद अब जो सीजेपी को हेड कर रहे हैं वो है रंका। उसके बाद जो सौरभ दास हैं वो अलग लेवल पे चलना चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मानेंगे। 3 बार अगर आप फ्लैट फेल कर जाते हैं, उसके बाद आप कुछ और करते हैं और आपके पास चीजें नहीं, और आपके इनकम पे जहां आप रह रहे हैं उस चीज पे अगर बात उठती है, उस पर आप लोगों के ऊपर डिफॉर्मेशन केस डालने की सोच रहे हैं, तो ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी ना कि अगर कोर्ट में बात उठेगी तो कोर्ट में बात ये भी उठेगी कि आपके पास ये जो आप जहाँ रह रहे हैं वो चीज जो है वो आपके नाम पे भी नहीं है, किसी और के नाम पे शो रहा है। वहां आप रह रहे हैं, उसका जो किराया है जो कुछ भी है वो अफोर्ड कैसे हो रहा है। विजय दिप्के जी की वहाँ पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्क्रिपेंसीज पाई जा रही हैं। कहते मैंने स्कॉलरशिप पे लिया, वहाँ पता चल रहा है कि उन्होंने कई सारे सेमेस्टर्स ही अटेंड नहीं कर रखे हैं। तो अगर आपने सेमेस्टर पूरे अटेंड नहीं करे हैं, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर रखे हैं, तो
आपकी जो डिग्री है वो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाती है, तो उसमें फ्रॉडेशंस पाई जा रही हैं। तो सीजेपी का सारा अच्छा चिट्ठा सामने आ रहा है कि उन्होंने किस तरीके से हाइप बना करके देश के जो युवा बच्चे हैं उनको गुमराह करके ये सारा सब कराया और उनके नाम पे बिल फाड़ा फॉर अ क्लियर पॉलिटिकल मोटिवेशन, क्लियर पॉलिटिकल एंगल्स कि उनको जो अपना राजनीति चमकानी थी उसको लेकर के। अब तीसरी बात जो निकल के आती है वो है चुनावों को लेकर के। ये सारी बात हुई, उसके बाद तो चुनाव के लिए बात निकल के आई है वो ये है कि सबसे पहले पंजाब के अंदर हाईकोर्ट ने सीधा बोला है कि आप जो भी कुछ कह लें, पंजाब के अंदर भी पेपर लीक हुआ है। और एक कड़ा तमाचा है आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए, जो कहते हैं हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के पेपर और इसके जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ उस पर अगर उन्होंने रिजाइन दिया है, तो अब क्या आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब का वो भी रिजाइन देगा क्या? और सेम चीज झारखंड का एजुकेशन मिनिस्टर वो रिजाइन देंगे क्या? अब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे नहीं सकता झारखंड में, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ही चीफ मिनिस्टर है। तो शिबू सोरेन क्या रिजाइन देंगे? शिबू सोरेन कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं इसके बारे में। बस उनको ये है कि लाठी मारो, चाहे आंसू कैसे गोले फेंको, चाहे कुछ करो, वहां से हटाओ। मिस्टर महतो जो वहां पे भूखे प्यासे बैठे थे वो जिस तरीके से मैन हैंडल किया गया है, अगर आप वो देख लें और जितनी शालीनता के साथ दिल्ली पुलिस लेके गई थी सोनम वांगचुक को, आपको पता चलेगा कि डिस्क्रिपेंसीज कितने बड़े हद तक दिखी हैं। एक भी ग्रेवियस हर्ट की कंप्लेंट नहीं है पूरे के पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर बाय पुलिस ऑफिसर टू अ प्रोटेस्टर। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने पुलिस ऑफिसर्स को मारा, उसमें पुलिस वालों के सर फटे हैं। वो है झारखंड में, आप देख लें वहां बच्चों ने कुछ नहीं कर रहे थे, वहां बच्चों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। केरला के अंदर बच्चों ने घास खाई है 2026 के अंदर। वहां पे इतना बुरा हाल है, जो प्रोटेस्ट करने बच्चे गए उनको मारा पीटा तो गया, हैंडल किया, वो सब कुछ अलग है। वहां पे बच्चे घास खाए हैं, घास ग्रास, ये हाल तो वही है। पर उसको कोई नहीं दिखाएगा मीडिया, क्योंकि वो के बात ऊपर नीचे हो जाते। अमन चोपड़ा जी लौते मेन स्ट्रीम के जो मीडिया एनालिस्ट है वो गए हैं, उनको पकड़ लिया झारखंड पुलिस ने। अरे कवरेज ही तो कर रहे थे, उसमें क्या दिक्कत हो गई? पर नहीं, ये सबके सामने नहीं आना चाहिए। ऑर्गेनिक चीज को आगे मत आन दो, नॉन ऑर्गेनिक को बड़े बड़े पोस्ट लगा के कर दो, अनरीजनेबल डिमांड्स रख दो। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोली भाजपा को नहीं हरा सकते, तो बस चिल्लम चिल्ली करते रहो और उसको एक फसाड बना करके उसके पीछे से ना संसद को चलने दो, ना देश को चलने दो, ना किसी चीज को चलने दो। तो हाई कोर्ट ने सीधा बोला है कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है वो पेपर लीक हुआ है। उस पर आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। बेअदबी के जो आए हैं वीडियो निकल के भगवंत मान पे, उस पर आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो वहां का सरकारी मुलाजिम है जिसकी संख्या 5 से 6 लाख है टोटल मिला के, उनके जो परिवार में वोटर्स हैं उनकी संख्या 40 लाख है, सारे सरकारी मुलाजिम बना। तो उन्होंने सीधा कहा ना हम और ना हमारे परिवार का कोई इनको वोट करेगा। तो 2.5 करोड़ की जो वोटर्स की संख्या है पंजाब में, उसमें से आप 40 लाख पहले ही पीछे हो गए। 10 लाख वो लोग होंगे जो वोट ही नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा ही नहीं, तो 10 लाख को हम वो हटा देते हैं। तो आप 50 लाख पैसे हट गए, अब 2 करोड़ से शुरुआत कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी आपकी तरफ है, और जितने आपने कारनामे कर रखे हैं वो तो है ही। मेडिकल कॉलेज बोला था जब ये सरकार आई थी, 4.5 साल हो गए, वहां जो उसका वो शिलान्यास का पत्थर होता है वही है, पीछे पूरा खेत पड़ा है, उस पर कुछ नहीं हुआ है। तो जो पंजाब का बुरा हाल कर रखा है, वहां पे बच्चों की जो वीडियोस आते हैं जो कि हरभजन सिंह ने डाली, उस पर उन्होंने कह दिया पंजाब है ही नहीं, ये राजस्थान है। जिस पर हरभजन सिंह को ये बताना पड़ा कि मैं खुद पंजाब का लड़का हूं और ये बात क्लियर है कि ये जो मैंने वीडियो डाली 4 जगह क्लियरिफाई करके डाली और ये पंजाब की ही है। वहां ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं कि जो ले लेता है यूथ या जो भी बंदा ले लेता है वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता, खड़ा खड़ा एक तरीके से रह जाता है।
उसको इतना समझ नहीं आ रही कि वो लेट जाए या चल ले या इधर हो जाए उधर हो जाए, सड़कों के बीच में एकदम स्टैचू की तरह रह गए हैं। इतना बुरा हाल है वहाँ पे। पर नहीं, जो इन चीज़ों का लिंक निकाल रहा है या जो भी नेशनल लेवल कोई बात निकाल रहा है, उस पुलिस ऑफिसर को आप हटा देंगे। तो पंजाब से आम आदमी पार्टी जा रही है, अब आएगा कौन? देखिए, त्रिशंकु इसका रिजल्ट दिख रहा है मुझे। जो पंथिक वोट है वो वारिस पंजाब दे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि अब शिरोमणि अकाली दल का वोट कम हो रहा है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल का वोट कम होने के बाद भी शिरोमणि अकाली दल के पास चाहे एक सांसद और एक विधायक हो इस टाइम पे, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को मिलेगा उन एरियाज के अंदर कैंडिडेट्स जहाँ पे उनके खुद के कैंडिडेट्स नहीं है। 117 सीटें हैं, यानी कि आपको 234 कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, एक आपका कैंडिडेट और एक आपका सेकंड। अगर मान लो पहला कैंडिडेट हट जाए, ना खड़ा हो आगे चल के, तो सेकंड ऐसे पूरी कार्यशीला होती है। तो वो बीजेपी के पास हर जगह नहीं है, तो बीजेपी के पास 60 मान लीजिए 60 सीटों के लिए हैं, बाकी भी तो सीटें हैं, तो उनको अपने साथ और लाने पड़ेंगे। हालांकि अभी तक जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उन सबने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन अभी बातचीत हुई है होम मिनिस्टर की और शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स की, तो एक संकेत मिलता है। अगर ये ऐसा होता है तो जो बीजेपी का वोट शेयर था 18%, जो कि लास्ट विधानसभा चुनाव में, जिसको अब माना जा रहा है 22 से 24% के बीच में वो है, अगर उसमें 5 से 6% का मुनाफा भी होता है तो वो 30% के आसपास आ जाता है। तो 30% अगर बीजेपी का वोट शेयर है तो बीजेपी के सरकार बनाने के चांसेस 50 से 60% हो जाते हैं। दूसरी बात रहती है, सेकंड जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी वो रहेगी आपकी कांग्रेस पार्टी। कोई कुछ बुरा माने चाहे भला माने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी वहां पे ग्राउंड पे पावर है, वर्कर्स हैं। पंजाब के अंदर आपके जो आरएसएस के वर्कर्स हैं उनका अभी उतना वर्चस्व नहीं दिखा, हालांकि वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन वहां पे कमी है। और जो पंजाब का जो हिंदू वर्ग है वो अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करता है, ये हमें बात समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो सिख पॉपुलेशन है वो भी सपोर्ट करती है, जबकि जब बीजेपी उतरती तो उसको वहां के दलित समुदाय और हिंदुओं के वोट्स पे रिलाई ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सिख पॉपुलेशन को उतना सपोर्ट नहीं करती है। और आम आदमी पार्टी पीछे जाने वाली, ये बात क्लियर है। अब ये समीकरण रह जाएगा कि कौन कितने वोट शेयर ला पाता है और किस किस एरिया में वो अपना प्रभुत्व छोड़ पाता है। बीजेपी विल बी अ किंग मेकर, ये बात क्लियर है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनेगी पंजाब के चुनाव में, ये बात क्लियर है। लेकिन अपने दम पे सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये अभी भविष्य के घर में है, वो हमें आगे चल के देखना पड़ेगा। यूपी के अंदर कोई टेंशन नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यक्रम तो सही चला रखा है। उसके बीच में सपा वाले और जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, बाकी चंद्रशेखर की पार्टी है, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उससे बीजेपी और बूस्ट ही मिलता है। लेकिन अब की बार बसपा वापसी करने की पूरी तैयारी में है, और बसपा ने बहुत सालों बाद एक लौता समीकरण जो कि बीजेपी को टक्कर दे सकता है, जो कि है दलित और मुस्लिम मिलाकर। भाई दलित और यादव से काम नहीं चलता है, ठीक है, और मुसलमान और यादव का जो समीकरण है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। दलित और यादव का समीकरण काम नहीं कर पाता क्योंकि यादव और दलितों में आपस में खिंचती है और ये क्रॉस वोट नहीं करते। लेकिन दलित और यादव का जो समीकरण अगर वो मिलता है तो उसमें मायावती को काफी उम्मीद है, और ये बात क्लियर भी है कि उसमें काफी चांसेस भी हैं कि आगे चल के उनको फायदा रहे। तो ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ ही चुनाव के अंदर अभी बीजेपी काफी आगे चल रही है, लेकिन कुछ चीजें देखने वाली हैं जिसपे ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो यूपी हो। क्योंकि पंजाब के अंदर इन्होंने बाहर से आए लोगों को तो बहुत अच्छे से अकोमोडेट करने की कोशिश करी है, लेकिन अपने लोग जो बीजेपी के हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं बीजेपी के वहाँ के जो स्टेट उनकी यूनिट है उससे। काफी सारे डेजिग्नेशंस और तबादले होने में दिखे हैं। उसको अगर बीजेपी का कंट्रोल कर पाए और लोगों को जो उनसे छोड़ के जा रहे हैं उनको एक बार मना पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, हिमाचल।
हिमाचल का मामला क्लियर है, हर बार बदल जाते हैं तो कांग्रेस का टाइम हो लिया पूरा, और जैसा उन्होंने अब की बार सरकार चलाई है तो उस पर लोगों को पता चल ही गया कि पानी कितना गहरा है और फल कितना मीठा है। तो कांग्रेस की बात भी क्लियर निकल के आ रही है, तो हिमाचल भी क्लियर होगा। ये तीनों स्टेट बीजेपी की तरफ आती दिख रही हैं, जिसमें कि हिमाचल और यूपी क्लियर है और पंजाब के अंदर वर्क करने की जरूरत है। लेकिन जैसा रुझान और जैसा हिंदू जागृति बंगाल से उठी, उसके बाद हमें उम्मीद है कि पंजाब भी वापस से देश के साथ मेन स्ट्रीम के साथ चलने के लिए तैयार है और एक डबल इंजन की सरकार डिजर्व करता है। अभी के लिए इतना ही। मेरा जो सेकंड वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका पाकिस्तान को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, नेपाल कुछ घटनाओं को लेकर के, और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन और एक डेमोग्राफिक चेंज होने की जो स्थिति बनी है, जिसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, उनको लेकर के ये बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो रहेगा। ये अगला वीडियो रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। मैं चाहता हूँ ये वीडियो कम से कम नहीं तो 1000 व्यूज और 100 लाइक्स तक पहुंचे। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।